Hello and welcome to the class. लास्ट चैप्टर 8 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का आज हम फिनिश करेंगे और इसी के साथ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हमारा फिनिश हो जाएगा एट लास्ट। काफी टाइम बाद, काफी लंबा खिंच गया, सॉरी फॉर दैट। तो लेकिन हो ही रहा है फिनिश, दे रहा है दुरुस्त है। तो आज लास्ट हम सेक्शन पढ़ेंगे और लास्ट चैप्टर के साथ हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को आज फिनिश कर देंगे। तो जो लास्ट चैप्टर है वो बात करता है ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्शनेबल क्लेम्स के ट्रांसफर के बारे में ये चैप्टर बात कर रहा है और इसमें प्रोविजन दिए गए हैं एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर से रिलेटेड सेक्शन 130 से लेके और 137 तक। सेक्शन 3 जो इंटरप्रिटेशन था उसमें हमने एक्शनेबल क्लेम के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। तो एक्शनेबल क्लेम सिक्योर्ड डेट के लिए होता है, अनसिक्योर्ड डेट के लिए होता है और क्या होता है वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। और यहाँ अगर मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके बैठूंगी तो फिर ऑब्वियस बात है कि वो क्लास लेंदी हो जाएगा और ऑलरेडी इतने सेक्शन है तो नॉट पॉसिबल कि मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, उसमें मैंने केस लॉस के साथ में समझाया हुआ है और नोट्स भी मैंने अपने ब्लॉग पे जो है शेयर कर दिए हैं, तो आप वहां से उस वीडियो के नोट्स भी देख लीजिएगा। तो आज हम यहाँ सिर्फ ट्रांसफर की बात करेंगे। अब एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हो सकते हैं ऑब्वियस, क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा इसी बात पे फोकस करता हुआ बना हुआ है। तो इससे ये बात तो साबित हो रही है कि एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं उसका जवाब सेक्शन 130 देता है और कहता है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम की एक्शनेबल क्लेम का जो ट्रांसफर होगा वो किस तरीके से होगा। पहली बात तो समझिए कि जब ट्रांसफर किया जाता है एक्शनेबल क्लेम का तो विद कंसिडरेशन भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। तो विद कंसिडरेशन तो पता ही है, जैसे कि अगर हमने किसी को कोई विद कंसिडरेशन क्या होता है, जब हम किसी को कुछ देते हैं कुछ लेने से पहले, जैसे सेल होता है तो कंसिडरेशन वहां जरूरी होता है। लेकिन विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट, जो हमने चैप्टर 7 के प्रोविजन पढ़े थे। अच्छा, हमें गिफ्ट से याद आया, एक क्लास मैंने गिफ्ट के ऊपर बनाई थी जहां पर मैंने गलती से चैप्टर 6 उसको बोल दिया था, जबकि गिफ्ट का जो चैप्टर है वो 7th है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट और आप प्लीज उस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। टू एरर इज एन वुमन, तो गलती इंसान से ही होती है, मुझसे गलती हो गई, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो उस चीज को माफ करते हुए आप जो है उसको करेक्शन देख लीजिएगा कि गिफ्ट जो है वो चैप्टर 7th में है और चैप्टर 6 में हमारे एक्सचेंज के प्रोविजन है और चैप्टर 8 में एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजन है। तो अब वापस से अपनी बात पे आ जाते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि ट्रांसफर जो है एक्शनेबल क्लेम का, वो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर किस तरीके से होगा बताया आपको। विद कंसिडरेशन भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। पूरे सेक्शन को समझने से पहले मेरा एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल समझिए। मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। मैंने कुछ अमाउंट जो थी उधार ली अपनी सिस्टर से, ठीक है। अब मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए उसके लिए, क्योंकि बहन चाह रहा था तो हमने जो था वो सिक्योर डेट करा नहीं, अनसिक्योर डेट था, तो इसलिए वो एक्शनेबल क्लेम हो गया। अब क्या हुआ, मेरी बहन का दावा बैठता है मेरे ऊपर। कैसा दावा बैठता है? अनुज्ञ दावा। हमें पता है कि वो मुझसे जो है पेमेंट तो लेगी, ऑब्वियस ही बात है, उसने उधार दिया था। तो अब उसने क्या किया, उसका जो दावा था उसने उस दावे को मेरे भाई को ट्रांसफर कर दिया। वो पॉसिबल है, सेक्शन 130 कहता है ट्रांसफर हो सकता है। अब उसने उसे ट्रांसफर किया क्योंकि वो बहन भाई का प्यार है, तो उन्होंने विदाउट कंसिडरेशन किया। बहन ने भाई को गिफ्ट के तौर पे वो ट्रांसफर कर दिया, एक्शनेबल क्लेम विदाउट कंसिडरेशन कर दिया। अब जो उसने जो ट्रांसफर किया भाई को, तो वो कैसे किया, रिटन इंस्ट्रूमेंट में किया, यानी कि रजिस्टर होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, मेरी बहन ने उस पर साइन करे होने चाहिए बकायदा, तभी वो ट्रांसफर होगा। अगर साइन नहीं होंगे, इंस्ट्रूमेंट नहीं बना होगा, तो फिर जो होगा वो मेरे भाई को अपना दावा जो मुझ पे बैठता है उसका ट्रांसफर नहीं कर सकती है, ठीक है। यही इसका सेक्शन 130 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि कोई भी अनुज्ञ दावा होगा, एक्शनेबल क्लेम होगा, वो ट्रांसफरी को कर तो सकता है ट्रांसफर, बट रिटन इंस्ट्रूमेंट से करेगा, अपने साइन करके देगा, साइन नहीं तो थंब इंप्रेशन करके देगा और जो है ट्रांसफर करेगा इस तरीके से। अब यहाँ बात आती है, उन दोनों ने ट्रांजेक्शन कर ली, आपस में ये ट्रांसफर कर लिया। अब मुझे ये बात नहीं पता है, तो फिर यही सेक्शन का आंसर, यही सेक्शन देता हुआ कहता है कि इसी क्वेश्चन का आंसर ये सेक्शन देते हुए कहता है कि जो डेटर होगा उसको ये नोटिस होना जरूरी है या फिर नहीं है।
तो कहता है कि नोटिस होना जरूरी नहीं है, मतलब अगर मुझे इस बारे में नहीं पता, उन दोनों ने नहीं बताना जरूरी समझा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उनका ट्रांजेक्शन तब भी वैलिड है। अगर उस चीज के बारे में मुझे नहीं भी बताते दोनों, तो भी मेरा जो उन्होंने ट्रांजेक्शन किया वो वैलिड है। अब इसका प्रोवाइजो कहता है, प्रोवाइजो कहता है कि जब उन दोनों ने आपस में ये ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद मेरा क्या होगा, मेरे से अगर से फॉर इंस्टेंस जो मेरी बहन ही है वही दावा कर देती है कि मुझे दो एक्शनेबल क्लेम बनता था, पैसे दो, तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे को तो नहीं पता ना उसने मेरे भाई को ट्रांसफर किया, मेरे पास तो नोटिस ही नहीं है इस चीज का, मैंने उसका दावा था मेरे ऊपर, मैंने उसके दावे को जानते हुए उसको पैसे वापस कर दिए। अब भाई आता है मुझे बोलता है कि वो तो मेरा दावा, तो उसने मुझे ट्रांसफर कर दिया था। तो ये प्रोवाइजो मेरे को यहाँ पर रिलैक्स देता है कि अब इस चीज में मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे नोटिस नहीं था, जो मैंने ट्रांसफर किया, जो पैसा मैंने उसको वापस किया वो वैलिड था। ये प्रोवाइजो यहाँ पे ये कहता है। अगर सी आ जाता है, सी कौन था, मेरा ब्रदर था। अब वो ब्रदर आके मुझे ये बोल देता है कि ये देखिए मेरे पास ये ट्रांसफर हुआ है, इस तरीके से रिटन इंस्ट्रूमेंट है, ये आप मुझे पैसे दो। अब मैंने उसे दे दिए। अब मेरे पास सिस्टर आ जाए तो मैं उसको, मेरा जो मैंने ट्रांजेक्शन किया वो वैलिड है, ये प्रोवाइजो ये कहता है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर जो ट्रांसफर ही था, हम अपने केस को ही फॉरवर्ड करते हैं, मेरा ब्रदर, अब मेरा ब्रदर जो है अगर वो मेरे ऊपर दावा करता है, मैं नहीं देती हूँ, तो सूट फाइल कर देता है। तो सूट फाइल करने के लिए उसे मेरी सिस्टर की ना तो कंसेंट की जरूरत है, ना ही उसकी किसी सिग्नेचर की जरूरत है, ना ही उसे पार्टी बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो ट्रांसफर ही हो गया है। तो अब उसके पास सारे अधिकार मेरी सिस्टर के आ गए हैं, तो वो मेरे को जो है सूट फाइल कर सकता है। सिंपल सी इसके ऊपर ये बात एप्लीकेबल होती है सबसेक्शन 2 में। और फिर ये बात भी कही गई है सेक्शन 130 में कि जो मरीन इंश्योरेंस होती है और फायर इंश्योरेंस होती है, उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। वो जो एप्लीकेबिलिटी होगी वहां पर इंश्योरेंस एक्ट 1938 की होगी। किस चीज की, मरीन इंश्योरेंस की भी बात करें या फिर हम बात करें फायर इंश्योरेंस की, एक्शनेबल क्लेम की अगर बात है तो वो क्या होगा, इंश्योरेंस एक्ट 1938 एप्लीकेबल होगा, 130 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन 130 एप्लीकेबल तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 135 है जो कहता है असाइनमेंट ऑफ राइट्स अंडर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर, कि अगर फायर की गई है, किसी फायर इंश्योरेंस की गई है किसी प्रॉपर्टी के लिए, और वो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को असाइन कर दी जाती है, मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है उस प्रॉपर्टी को, तो वो जो प्रॉपर्टी गई है, ट्रांसफर हुई है, तो उसका मतलब जो फायर इंश्योरेंस थी ना, वो साथ साथ उस व्यक्ति के पास चली गई है। इससे रिलेटेड प्रोविजन हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो फायर इंश्योरेंस हुई है, जिस प्रॉपर्टी की उसको असाइनमेंट, उसको ट्रांसफर कर दिया गया प्रॉपर्टी को, तो वो जो फायर इंश्योरेंस थी वो साथ साथ व्यक्ति को असाइन हो गई। कैसे असाइनमेंट होगी, एंडोर्समेंट के थ्रू होगी। जो असाइनमेंट कर रहा है उसके एंडोर्समेंट, उसके सिग्नेचर के थ्रू वो फायर इंश्योरेंस उस प्रॉपर्टी के साथ साथ चली जाएगी। फिर वो व्यक्ति जो होगा जिसके पास प्रॉपर्टी गई है, बिल्कुल उसी तरीके से उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज बैठेंगे जो कि उस व्यक्ति के थे जिसने की एंडोर्समेंट किया। बहुत सिंपल सी बात है। 130 तो एप्लीकेबल नहीं, लेकिन 135 कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है जिसमें फायर इंश्योरेंस किया गया था, तो वो उसके साथ साथ वो फायर इंश्योरेंस भी जा रहा है। अब 131 पे चलते हैं, जो कहते हैं नोटिस टू बी इन राइटिंग साइंड। अब पहली बात तो हमने अभी पढ़ा कि अगर वो मुझे नोटिस नहीं देते मेरे ब्रदर सिस्टर, तो कोई बात नहीं, वो चीज भी वैलिड है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर नोटिस देंगे तो राइटिंग में होना चाहिए। कौन देगा नोटिस, ट्रांसफरर देगा, और हमारे केस में ट्रांसफर कौन था, मेरी सिस्टर थी, तो वो मुझे नोटिस देगी या फिर उसका कोई एजेंट देगा। क्योंकि 130 ये भी बोलता है कि जो ट्रांसफर करेगा या तो ट्रांसफर कर देगा, या फिर उसने जो किसी को ऑथोराइज किया है अपनी जगह पर किसी एजेंट को, वो भी ट्रांसफर कर सकता है। तो नोटिस देने का अधिकार भी 131 कहता है या तो ट्रांसफरर का है या फिर जिसको उसने अपनी जगह पर ऑथोराइज किया है उसको है। अगर वो नहीं, मना कर देते हैं कि हम नहीं दे रहे नोटिस, हमारे तो भाई उनका मेरे से झगड़ा है, हम नहीं दे रहे ट्रांसफर, हमसे नोटिस, तो यहाँ पर जो नोटिस देने का अगर देना है तो फिर ट्रांसफर ही दे सकता है। और नोटिस कैसे देगा, राइटिंग में देगा और सिग्नेचर करके देगा, और जब नोटिस देगा तो अपना एड्रेस भी लिख के देगा कि देखो ये नाम है मेरा, ये एड्रेस है, और मुझे जो है ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर दिए गए और कितनी बता ही दिया, साइन किए हुए हैं। फिर 132 पे आ जाइए, लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। जब आप सेक्शन 132 पढ़ेंगे तो लायबिलिटी के साथ साथ आप इक्विटी भी ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन कह रहा है कि जब भी लायबिलिटी की बात, हमने कहा
कि जब यहाँ पर 130 में ये क्या हुआ, जब ट्रांसफर होता है ना, सबसेक्शन 130 का ये भी कहता है कि जब ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किए तो जो उसके राइट्स थे, उसकी रेमेडीज थे, किसकी, ट्रांसफरर की, वो सारे के सारे राइट्स एंड रेमेडीज ट्रांसफरी को मिल गई। और राइट्स मिले हैं तो लायबिलिटी भी मिलेगी, इसीलिए 132 कहता है लायबिलिटीज और इक्विटीज जो होंगी वो भी ट्रांसफरी को मिल जाएंगी जब उसे एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हुआ है। 133 पे चलिए, कहता है वारंटी ऑफ सोलेंसी ऑफ डेटर। वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ डेटर, इसको समझिएगा। अब डेटर हमारे केस में, हम अपने केस को समझते हैं, उससे इजी रहेगा फिर आपके लिए। डेटर हम हैं, मैं हूं, तो जब मेरी सिस्टर ने मेरे ब्रदर को एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर करा तो वो वारंटी लेती है कि मैं वारंटी लेती हूं कि ये जो व्यक्ति है, मतलब मैं जो हूं वो मैं सॉल्वेंट हूं, लेकिन वो वारंटी होगी उस टाइम पीरियड के लिए, उस ट्रांसफर के लिए जो कि वो कर रही है। से अगर आज की डेट में वो ट्रांसफर करी तो आज की डेट की ही वारंटी लेगी, यानी कि अब परसों मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊं तो उसकी कोई वारंटी नहीं, आज वो ट्रांसफर करी तो आज की वो वारंटी लेती है कि जो मेरा जो डेटर है वो सॉल्वेंट है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये कंसिडरेशन के साथ था, पैसे दिए थे भाई ने तब एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हुआ था, तो उस केस में वो ये बोल रही है कि जितने पैसे चुकाए थे उतने की ही वारंटी देगी सिस्टर, कि मतलब इतने जो है पैसे आपने चुकाए, मैं इतने की वारंटी लेती हूँ कि इतने का पैसा चुकाने की ये वो कैपेबल है। कौन, मैं, डेटर। तो यहाँ पर बात करें वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ डेटर कौन लेता है, ट्रांसफरर लेगा। और कब के लिए लेगा, जिस टाइम वो ट्रांसफर कर रहा है, और अगर कंसिडरेशन के साथ में तो जितनी अमाउंट के लिए कंसिडरेशन है उतनी अमाउंट के लिए लिमिटेड होगी क्या, वारंटी। फिर आ जाइए 134 मोर्गेज डेट। अब मोर्गेज डेट की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, कहते हैं कि अगर कोई ट्रांसफर किया जा रहा है किसी एक्शनेबल क्लेम का जो कि एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट को सिक्योर करने के लिए है, तो जब उसकी पेमेंट होगी तो वो किस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी कि अगर उसकी रिकवरी में कुछ पैसे खर्च करने पड़े ट्रांसफरी को, जैसे अगर से मैं अगर पैसे नहीं दे रही हूँ अपने ब्रदर को तो वो सूट फाइल कर देगा, तो सूट फाइल करने के लिए जो पैसे खर्च हुए पहले तो उस डेट में से वो जाएगा, फिर जितने का उसका दावा बनता है वो जाएगा, फिर अगर कुछ रह जाएगा उस चीज में तो वो जाएगा ट्रांसफरर के पास। ये कहता है सेक्शन 134। फिर 135 मैंने आपको बता दिया। 136 पे चलते हैं जो कहता है इनकैपेसिटी ऑफ ऑफिसर्स कनेक्टेड विद कोर्ट्स। ऑल्दो ये बात मैं आपको पहले ही सेक्शन 3 में जब हमने पढ़ा था एक्शनेबल क्लेम इंटरप्रिटेशन में, तो वहां पर आपको मैंने पहले ही बता दी थी ये बात कि जो भी ऑफिसर्स होते हैं कोर्ट के साथ में कनेक्टेड, जैसे कि जो जजेस होंगे या फिर लीगल प्रैक्टिशनर्स होंगे या कोई और ऑफिसर्स होंगे जो कोर्ट ऑफ जस्टिस से कनेक्टेड होते हैं, न्यायालय से कनेक्टेड होते हैं, वो सब जो होंगे ना तो एक्शनेबल क्लेम रिसीव कर सकते हैं और ना एक्शनेबल क्लेम फाइल कर सकते हैं। मीन्स एक्शनेबल क्लेम से अगर हम समरी में बात करें तो उनका कोई लेना देना नहीं होगा। और इसी तरीके से सेक्शन 137 कहता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, बोलते हैं सेविंग्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर जो हमने चैप्टर 8 में प्रोविजन पढ़े 130 से लेकर के और 135 तक, ये सारे प्रोविजंस में कोई भी प्रोविजन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब एक्शनेबल क्लेम जो होंगे ना वो शेयर्स, वारंट और डिबेंचर्स, इनके ऊपर इनके ट्रांसफर के ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं। एक्शनेबल क्लेम में ट्रांसफर की जब बात आएगी तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होंगे, शेयर, डिबेंचर्स, वारंट्स, उन बॉन्ड्स, इन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन में ये भी कहा, मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट्स बताए कि मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट्स का मतलब जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग है या फिर रेलवे रिसिप्ट होती है, डॉक की रिसिप्ट होती है, किसी भी तरीके के कागजात जो कि जैसे वेयर हाउस की रिसिप्ट होगी, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो एक्शनेबल क्लेम जो ट्रांसफर होगा उनमें ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। मीन्स वो यहाँ पर गवर्न नहीं किए जाएंगे, इस चैप्टर से गवर्न नहीं किए जाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर या उनका जो है एक्शन, उनके नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसफर जो होंगे वो इस चैप्टर से गवर्न नहीं किए जाएंगे। ये सेक्शन 137 हमें कहता है। और इसी के साथ साथ हमारे से जो है चैप्टर फिनिश हो गए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के। आपको अच्छे लगे हो तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी। और देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।